everyone. So we are meeting after a long time. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, जो हम लोगों ने शायद लास्ट टर्न पे छोड़ दिया था आधा। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हम लोग इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने वो देखी थी, ठीक है। आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आके दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वी कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग फीचर्स देखते हैं। सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वर्ल्ड वाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देख रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना था, ठीक है। इट टेक ओवर 3 years फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर एंड 1949। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और ये काम किसको दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये काम दिया गया था और बाकी जितने लॉ मेकर्स थे, ठीक है, उन लोगों को ये काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना है, ठीक है। अब इंडिया में इतने सारे लोग रहे थे, मतलब आफ्टर द पार्टीशंस ये तो प्लान हो चुका था कि पार्टीशन होने वाला है इंडिया पाकिस्तान में। तो इंडिया में मल्टी रेशियल लोग, मतलब मल्टीपल डाइवर्सिटीज़ के लोग रहे थे, मतलब जिनके अलग अलग कल्चर्स थे, देयर वर वेरी वास्ट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओके, and different races also, tribals were also living there. So aspirations of every people are different, okay. The aspirations of every state are also different, okay. Means the aspiration of UP and the aspiration of Kerala, the people aspiration from UP and Kerala, they are very different, okay. Meanwhile there were princely state also, their aspirations have to be look also. Meanwhile there is northeastern states also, okay, they have to be look, okay. So they were downtrodden, okay, there were females also, women who have been marginalized, okay. So बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स, असेंबली के जितने भी मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उनको ये माइंड में रख के ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ओके। सो हम लोग इसी हिसाब से देखेंगे कि फर्स्ट फीचर्स हम लोग 8th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वरना डिटेल में तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन वो हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक हम लोग सबसे देखें फर्स्ट फीचर्स, तो आ जाएगा फेडरलिज्म। ये है फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स सिंपली इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन one level of government. Means if in a state there exists more than one government or more than one level of government, then we can call it as federal state, okay. Like in America is a federal state also, okay. India is also a federal state, okay. It's a sovereign state, but it is a federal state. Why do we call India as a federal state? Because there is one central government here. And for various other states, there are many state governments also for the functioning of the state, okay. अच्छा, स्टेट, एक और इससे बात याद आई, हम लोग स्टेट, यहाँ पे ये जो टर्म है स्टेट, इसको हम लोग 2 जगह यूज करते हैं। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स में, और स्टेट मतलब एज अ नेशन स्टेट ऑल्सो, एज अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? मीन्स अ स्टेट विच इज हैव इंडिपेंडेंट, मीन्स इन अ टेरिटरी इट इज सॉवरेन, ओके, मीन्स सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेन टेरिटरी हम लोग कह सकते हैं इसको, स्टेट को, ठीक है, एज अ नेशन स्टेट को, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन रह रही हो और वो सॉवरेन हो, मीन्स अपने आप में खुद ही एक सॉवरेन यानी एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट, ओके। सो हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो एक पूरे फेडरल स्टेट में, यानी एक पूरे
कंट्री में, ठीक है, दो टाइप की सरकारें चलेंगी, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि हम लोग जब डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज सिस्टम पढ़ रहे थे। ओके, मींस गवर्नमेंट के टॉप मतलब सबसे टॉप डाउन तक, ठीक है, फ्रॉम द हायर मोस्ट टू द लोअर मोस्ट। ओके, सो लोअर मोस्ट सेक्शन तक हम लोग कितनी गवर्नमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज में ठीक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, ठीक है, यानी गवर्नमेंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल। ओके, तो वो भी गवर्नमेंट का पार्ट ही है, पंचायती राज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट। ओके, और फेडरलिज्म में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी एक, देयर वुड बी वन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, बट ऑल्सो सम फंक्शंस हैव टू बी गिवन फॉर द स्टेट ऑल्सो। ओके, लाइक हम लोग इसको आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक इन आर्टिकल 246 देयर इज अ क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ पावर्स, ओके, between central and state governments. Okay, article 246 and in the 7th schedule of the constitution. Okay, the 7th schedule of the constitution, there are 3 lists. Okay, there are 3 lists, that is the state list, the union list and the concurrent list. Okay, so in the state list there are those subjects, okay, in which the state government have the power to make laws, okay, and to amend these laws. And in the concurrent list, both the state and the government have joint powers to make laws, but in case of a tie, the government order means the central government order या union government order will prevail more. Okay, and in the union list, the central authority means the central government have the power to make laws. Now what are those laws? In the central government can make laws on like defense, make laws on defense, on national security, or we can say on railways, on budget. Okay, and the state government we can say that they can make laws on agriculture, on local bodies. Local body election have to be conducted by the state government only. Okay, it is very important to note that the election of the local body are held by the state election commission, which and the responsibility of conducting this local body election have to be done by the state only. Okay, so state government have the authority to make laws or conduct elections on local bodies. Okay, and else we can say police, public order, health and sanitation also, ठीक है, police and public order. Police is a state subject. Okay, it is not a central subject. Okay, इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है, कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद there's a concurrent list. concurrent list में क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। concurrent list में क्या होता है that both the center and the union, center and the state government have joint powers to make laws such as education. Okay, that both the state and the center can make laws jointly. Okay, or through coordination they can make laws on education. Okay, or they can make laws on marriage and divorce, criminal, like there is a uniform civil code, it is currently going, ठीक है, uniform civil code, it relates to the civil, uniform civil means it relates to the civil laws. So central government has also taken, but in Uttarakhand we can say, or in Goa, the UCC have already been implemented. The center has not implemented, but the state government have implemented. Okay, so the civil laws pertains to the state government only. So education, marriage and divorce, or we can say in through some property matters also, accession and succession properties related. Okay, and criminal laws also, both can amend. Okay, the state governments can also, and the
ठीक है, दे बोथ हैव इक्वल पावर्स। ओके, अब कितने सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कितने सब्जेक्ट्स, और कितने स्टेट और कितने कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है, कितने सेंट्रल लिस्ट में और कितने यूनियन लिस्ट में, कितने स्टेट लिस्ट में, ये लोग आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो गाइस प्लीज डू टेल इन द कमेंट सेक्शन ओनली, ओके, दैट हाउ मेनी लिस्ट सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट एंड हाउ मेनी इन द state list and in the concurrent list also. Okay, so we have studied the first features of the constitution, that is federalism, means division of powers. It is also, we can say, division of powers or existence of more than one level of government in the country. Okay, next we will look at the most important features. Now, the second foremost feature of the Indian Constitution is the parliamentary form of government. Parliamentary form of government. Now, what is a parliamentary form of government? I think I have told this before. If not, then I will be telling you again. Parliamentary form of government means, इतना तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में लोगों के पास ये अथॉरिटी है, मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, वी हैव द अथॉरिटी टू elect our representatives, okay, and those representatives goes in the parliament, okay, and put our issues through the parliament. Okay, so the people of India or the citizens of India, people have authority, the citizens of India have the authority to directly elect their representatives. Okay, and these representatives represent the aspirations of the elected representative represent the aspirations of their citizens only. Okay, the citizens who reside in their constituencies. Okay, and now this features of parliamentary form of government also have one more feature, that is universal adult suffrage, or we can say universal adult franchise also. Okay, universal adult franchise. Now, what is a universal adult franchise? Means that in the country all the people are eligible to vote. Okay, means those who are 18 above and all, or we can say those who are not less than 18 have their right to vote. Okay, in apart. Okay, means that it is not required that you belong to any specific caste, color, creed, then only you can vote. You can vote whether you belong to any caste, ठीक है, any caste, any religion, any race, okay, whether you are any gender, okay, you can vote. That is called universal adult franchise, and it is the most basic feature of our Indian constitution. Okay, or we can say the most supreme, okay, the most popular. This universal adult franchise. Okay, the lawmakers of the constitution also give utmost importance to this features, that is universal adult franchise. Okay, ये रूल अब तो शायद 18 अबव आ गया, लेकिन पहले जो था हम लोगों का वो 21 था, डेट ऑल द मेल्स और वी कैन से ऑल द पीपल अबाउट 21 ईयर्स आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, उसको रिड्यूस करके बाद में 18 करा गया। अब इसी पे बात चल रही है शायद, नहीं, अच्छा वो दूसरा था, मैं शायद कंफ्यूज हो गया उसमें, वो बाद में मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, तो ये सेकंड फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, थर्ड जो हमारा फीचर है
थर्ड जो फीचर है हम लोगों का वो है सेपरेशन ऑफ पावर। That is separation of power. Now what is the separation of power? Remember the government, okay, or we can say the state consists of 3 branches, ठीक है। इंडिया में अगर स्टेट का देखा जाए, ठीक है, तो 3 ब्रांच हैं, ठीक है। दे आर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ओके। द नंबर फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, और वी कैन से लेट्स नंबर फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, number second is executive, and number third is judiciary. These are the 3 branches of the government, okay. Now what is the feature of legislature? The feature of legislature is to make laws. What is the feature of executive? To implement those laws which are made by the legislature. And what is the function of judiciary? To interpret the laws. Now look at implement and interpret, okay. Means first a law is being made in the parliament, and who make the laws? The legislature. What is the legislature? What consists of legislature? The people who we elect are representatives, okay. Those elected representatives, ठीक है, which are directly elected by the people, they go in the parliament and they constitute the legislature, okay, and they make the laws, okay. अब वो लॉस का लॉ बनने का प्रोसेस कैसे होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि बिल कैसे एक लॉ में कन्वर्ट होता है, कि सबसे पहले बिल आता है, बिल को बाद में लॉ करने के लिए क्या प्रोसेस होता है पूरा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सपोज करिए लॉ बन गया, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। एक अगर लॉ बना है तो उस लॉ को पूरे हर जगह ऑल ओवर द इंडिया उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। वो काम किसका आएगा? वो काम एग्जीक्यूटिव का आएगा। व्हाट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव? द ब्यूरोक्रेसी, द ऑफिशियल्स, ओके। मीन्स हायर लेवल से लोअर लेवल तक जितने भी ऑफिशियल्स है, लाइक अगर कोई लॉ बना है, लाइक क्रिमिनल लॉ बना है, ठीक है, या सिविल लॉ बना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना किसके काम आ जाएगा? डीएम, एसएसपी, और वी कैन से डिविजनल कमिश्नर्स एंड हायर, ओके, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ये काम एग्जीक्यूटिव का है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में हम लोग और इसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में सिर्फ ये लोग नहीं आते, ये भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में साथ साथ ये मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और थर्ड है जुडिशरी, मीन्स टू इंटरप्रेट द लॉज, मीन्स इफ एनी लॉ, judiciary role is to check those laws, that if any law goes against the wishes of the constitutions, okay, or go against the constitutions, then those laws have to be given null and void by the judiciary, ठीक है। Like there are very much instances like when the judiciary and the executive, or we can say judiciary and the legislature have come into a conflict over those things, okay, कि लेजिस्लेचर में लॉज बन तो गए, ठीक है, पास भी हो गए, ठीक है, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो जुडिशरी ने बाद में उसको इंटरप्रेट किया कि नहीं, ठीक है, ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं और पीपल के एस्पिरेशंस को ये लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लॉ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये अगेंस्ट द विशेस है, और ये आर्बिट्री पावर्स जो लेजिस्लेचर की है ये शो कर रहा है, ओके। तो इस वजह से बहुत से लॉ स्ट्रक डाउन भी हो गए, ठीक है। द मोस्ट फेमस वी कैन से और भी थे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देयर इज अ वेरी बेसिक थिंग, केशव नंदा भारती केस, इन विच द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओके। नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये भी बात सुन लिए, ये क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, ठीक है। नो, देयर इज नो क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कुछ ओवरलैप हो जाएंगी, मीन्स लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव में भी ओवरलैप होगा तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में भी ओवरलैप होगा। इसी ओवरलैप की वजह से क्लियर कट सेपरेशन नहीं है, जस्ट लाइक इन अमेरिका में क्लियर कट सेपरेशन है, ओके। मीन्स द जुडिशरी इज
इम्पार्शियल, ओके, एकदम इम्पार्शियल है। जुडिशरी जो लॉज बनाती है वहाँ के, ठीक है, उनका उससे मतलब वहाँ के कांग्रेस से मतलब नहीं होता है, ठीक है, वहाँ की जो सीनेट है उससे मतलब नहीं होता है, ओके, व्हाइट हाउस से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नंबर 4 फंडामेंटल fundamental rights, they are also called the conscience of the Indian Constitution. Why is that so? Because they are the most basic rights, okay, and it protects, and these are the only rights that protect the citizens, okay, from the arbitrary use or arbitrary powers, okay, from the of the government, okay. So they are these rights protect the citizens from arbitrary powers of the state, or we can say when the state goes on from democratic to autocratic and misuse their powers and make laws that are against the aspirations of the constitutions and against the aspirations of the people, then these fundamental rights protects the people from the state. The arbitrary powers of the state, okay. Why they are called fundamental rights means in constitution there are many much more rights, but why these rights are called fundamental rights? Because they are the most basic fundamentals, okay, of a human being and of a human dignity, okay, and of why? Because they are the very basic fundamentals features of the Indian constitution, okay. यही constitute करते हैं basic structure doctrine का part भी, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि what is the basic structure doctrine, okay. अब ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग अगर देखें तो मोटे मोटे से 6 होते हैं, ठीक है, दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स ओवरऑल। उसके हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि उन 6 में भी कितने हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। Now what is right to equality? Right to equality means that every person that is residing in a country have equal rights on the country's resources, okay, and the government shall treat its citizens equally, okay, irrespective of their caste, creed, color and religion, okay. So every person in the country have equal rights, and the government shall treat its citizens equally in all the aspects, okay. इसके अंदर आर्टिकल 14 भी आता है, आर्टिकल 15, 16, 17 गोज फ्रॉम द आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ओके. नंबर 2 इज राइट टू फ्रीडम। व्हाट इज राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम मीन्स आज़ादी एक है, ठीक है, आज़ादी का हक, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इन द कंट्री, ओके, नॉट प्रोफेशन लाइक ड्रग और क्राइम बट एनी यूजफुल प्रोफेशन, ओके। नंबर ये आर्टिकल 19 टू 21 तक जाता है, और 21 में इसमें बहुत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम। देन नंबर 3 इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट मीन? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर, okay, so that is completely banned, means that those children under the age of 14 they cannot be put to work, but same अब यहाँ पे implement laws बने हैं
फ्रीडम इट इज़ अ फंडामेंटल, बट ऐसा सोसाइटी में नहीं हो रहा है। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 14 से नीचे वाले लोग भी काम करते हैं, जितने भी ऑक्यूपेशन है रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। अपने घर वाले अपने बच्चों को काम पे भेज देते हैं, ठीक है, कि वो कुछ अर्न कर सके, ठीक है। तो ये जितने लॉज बन गए, ऊपर लॉज बन गए, लेकिन ये सोसाइटी में बहुत ही नीचे लेवल तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर राइट टू इक्वालिटी को ही ले लें कि एवरी पर्सन इन द कंट्री हैव इक्वल राइट्स टू ऑल कंट्रीज रिसोर्सेज एंड द स्टेट शॉल ट्रीट इट्स एवरी पर्सन इक्वली, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि हर एक चीज हर एक इंसान को इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, अभी तक। तो ये जब से बना 1947 से ये फंडामेंटल राइट्स इनपुट कर दिए गए थे, लेकिन अब तक ये सोसाइटी में फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। हम लोग को ऐसा नहीं दिख रहा है एक एगैलिटेरियन सोसाइटी। खैर एगैलिटेरियन सोसाइटी एक यूटोपिया है, कभी नहीं है हो सकती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि एगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग उसको फिर भी इम्प्लीमेंट 90 to 95% तक तो कर ही सकते हैं। देन there is right against exploitation, it's come under article 23 and 24. Then right to freedom of religion, what does right to freedom of religion means? That every person in the country have the freedom to practice, profess, propagate any religion. अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, सुनिएगा, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट। इन 3 वर्ड्स के 3 अलग अलग मीनिंग्स हैं और डेफिनेशंस है, ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ये हम लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पढ़ाया जाता है हम लोगों को बेसिकली, अभी ये जानने की ज़रूरत नहीं है। देन नंबर 3 इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। अब यहाँ पे तो माइनॉरिटीज़ भी हैं इंडिया में, हर एक टाइप की माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी भी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी। तो उन माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए भी तो चाहिए होंगे कुछ फंडामेंटल राइट्स। तो आ जाते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। मीन्स ऑल द माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देमसेल्फ एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट दोज इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। And number 6 is right to constitutional remedies. Number 3 is right to constitutional remedies. अब इसमें आ जाती हैं रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रेट ऑफ सर्शियोरी, रेट ऑफ, ठीक है, ये सारी बेसिक रिट्स आ जाती हैं, ठीक है। इसको ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ठीक है। यानी ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। सो ये जितने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं। एक और हाँ फीचर्स आ जाता है जो हम लोगों का लास्ट में बचा है, वो है सेकुलरिज्म। खैर सेकुलरिज्म वही है जो हम लोगों ने अभी आर्टिकल 25 में पढ़ा, उसका ही एक पार्ट आया है सेकुलरिज्म। द नंबर 5th फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म। व्हाट इज सेकुलरिज्म? दैट द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शुड ट्रीट एवरी रिलीजन्स इक्वली, ओके। सो ऑल द रिलीजन इक्वली शुड हैव टू बी ट्रीटेड। अब ये इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है? सेकुलरिज्म की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म? इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही सेकुलरिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। सेकुलरिज्म 2 टाइप के हैं, जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है और जो बाहर प्रैक्टिस होता है। इसको हम लोग देख भी सकते हैं अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो आई थिंक वी हैव डन फॉर टुडे। हम लोगों का आधा पार्ट हुआ था उस टाइम पे, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया डैट व्हाट आर द व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं जो कि बाकियों से अलग होते हैं। तो आपको भी ये भी समझ में आ गया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे सेकुलरिज्म जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है, सेकुलरिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड गाइज डू ऑल्सो आंसर वॉट एवर द क्वेश्चन आई पुट यू, वॉट आई हैव आस्क्ड द list, okay, the number of subjects in the state list, union list, that also you comment down, okay. Thank you.